अगर आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे एसएसबी के, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लगभग 80% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि पहले दिन बाहर हो जाते हैं। दैट मीन्स वो स्क्रीन इन नहीं हो पाते। अब आपके स्क्रीन इन होने के लिए आपको स्टेज 1 को क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए जो टेस्ट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं जो कि एसएसबी देने जाते हैं, चाहे फिर वो रिटर्न एंट्री से जाते हैं चाहे डायरेक्ट एंट्री से जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे स्क्रीन इन होना है। दैट मींस मुझे स्टेज 1 को क्रैक करना है। अब स्टेज 1 के दौरान आपके दो टेस्ट लिए जाते हैं। नंबर 1 इज OIR, विच इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें आपसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। ये टेस्ट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो काफी आसान होता है। ऑलरेडी आपकी रीजनिंग अच्छी होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप अगर रिटर्न एग्जाम क्रैक करके गए, फॉर एग्जांपल बात कीजिए आपने एनडीए क्रैक कराए, आपने सीडीए क्रैक कराए, तो रीजनिंग के बेसिक सवाल आप वहां पे कर सकते हैं। बट इसी टेस्ट के दौरान कई एस्पिरेंट ये गलती कर देते हैं कि वो जो दूसरा टेस्ट है उस पर थोड़ा कम ध्यान देकर जाते हैं। और ये दूसरा टेस्ट आपका होता है पीपीएनडीटी, दैट मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है और उस पिक्चर को देखने के बाद लगभग 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए, और 4 मिनट दिए जाते हैं उस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखने के लिए। इस स्टोरी के द्वारा आप अपने थॉट प्रोसेस को डिप्लिक करते हो। आपका दृष्टिकोण इस स्टोरी के द्वारा पता लगता है, आपके जो हिडन इंपल्सेस हैं, आपका मोटिव क्या है, आपके नीड्स क्या है, और इस स्टोरी के द्वारा कई सारी ऐसी चीजें पता लग जाती है जिसके द्वारा आपके इनर प्रोसेस को जाना जा सकता है। बट कई बार एस्पिरेंट इस पूरी स्टेज के अंदर कई सारी मिस्टेक करते हैं। आज हम इसी पूरे सेशन के अंदर पीपीएनडीटी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेबल स्टोरीज क्या हो सकती है। आपको जब भी कोई पिक्चर दिखाया जाता है तो आपको किस तरीके से, कितने स्टेज के अंदर उस स्टोरी को लिखना होता है, और कई सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है, या अगर मैं सीधे तौर पर कहूंगी कई सारे ऐसे मिथ है जिसको आज हम दूर करने वाले। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इस चीज को याद रखिएगा कि एसएसबी का जो पूरा टेस्ट है, मैं हर बार इस चीज को कहता हूं, ये इस चीज के ऊपर नहीं जाता कि आप कितना अच्छा टीएटी लिखेंगे, पीपीएनडीटी कितना बेहतरीन आप लिख देते हैं। ये आपको जानने का टेस्ट है। तो सीधी सी बात है कि आपको अपने आप को अंदर से अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर से बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर वो सारे OLQs अंदर से हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो विचारधारा है, वो क्लियर यहां पर आती है। तो चलिए हम पीपीएनडीटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके पीपीएनडीटी टेस्ट के दौरान 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है। अब देखिए, कई बार पिक्चर काफी हैजी होता है। ये पिक्चर जो मेरे पीछे है, ये तो काफी सेमी हैजी पिक्चर है, बट कई बार पिक्चर काफी हैजी होता है। पिक्चर कई बार क्लियर भी होता है, बट क्लियर पिक्चर आने के चांसेस काफी कम है। यहाँ पर सेमी हैजी पिक्चर होता है और कई बार बहुत हैजी पिक्चर होता है। एग्जांपल के तौर पे बात करें, देखिए इस पिक्चर को, ये पिक्चर काफी हैजी है। अब एक सवाल मन में आता है कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के दौरान ये पिक्चर इतना हैजी क्यों होता है? देखिए, जितना हैजी पिक्चर होगा वहां पर आपकी उतनी ज्यादा डीपर थॉट प्रोसेस का अंदाजा लग जाता है। पिक्चर हैजी है, अब आप अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अपने मोटिव के अकॉर्डिंग, अपने डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो इनर मैकेनिज्म है, आप उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी बनाते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आपकी एज अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी यहां पर दिखने लगती है, बिकॉज आप जितने मैच्योर है आपकी स्टोरी उतनी मैच्योर यहां पर दिखती है। तो आपका क्लियर थॉट प्रोसेस यहां पर देखने को मिलता है, बिकॉज यहां पर इस स्टिमुली को, दैट मीन्स इस सिचुएशन को परसीव करने की फ्रीडम आपको दे दी गई है। यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, ऑब्वियसली आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बट यहां पर आप चीजों को उतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि एक बच्चे का इस पिक्चर को देखने का दृष्टिकोण कुछ और हो, उसका नजरिया कुछ और है, वो इस पिक्चर को कुछ अलग तरीके से देखता है, इसमें वो किसी और सिचुएशन को इमेजिन कर रहा है, आप किसी और सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। अब जब आप दोनों बच्चे अलग अलग सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, तो बेसिकली ये आपके क्लियर थॉट प्रोसेस का पता लगा देता है कि आप सिचुएशन को किस तरीके से समझते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करने का स्किल आपके अंदर कितना है, आप सिचुएशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर इस परिस्थिति के अंदर आप एक समस्या देख रहे हैं, तो समस्या किस लेवल की है। आप यहां पर किसी कैरेक्टर को अगर अपना प्रोटैगनिस्ट बनाते हैं, तो उसका कैरेक्टर का जो थॉट प्रोसेस है या उसका जो एक्शन है, वो आपके एज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो कई सारी चीजें यहां पर देखी जाती है। दैट्स व्हाई पिक्चर को मोस्टली हैजी रखा जाएगा। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह का पिक्चर भी कई बार दिया जाता है, तो याद रखिएगा एक्जैक्टली ये पिक्चर नहीं आएंगे ऑब्वियसली, बट इस तरह के हैजी पिक्चर और सेमी हैजी पिक्चर आपके सामने आते। क्लियर पिक्चर के चांसेस कम है, मैं क्लियरली आपसे चीज कह रहा हूं, क्लियर पिक्चर आने के चांसेस कम है। 30 सेकंड तक इस पिक्चर को आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। और एक सजेशन मैं आपको दूंगा, जब भी आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें, ध्यान रखिएगा हर पिक्चर के अंदर आप देखेंगे, हर पिक्चर के अंदर, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हर पिक्चर के अंदर जो पिक्चर हैजी है वो भी, और जो पिक्चर सेमी हैजी है वो भी, हर पिक्चर के अंदर आपको एक छोटा सा क्लू मिलता है जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। बट याद रखिएगा, जब आप 30 सेकंड के अंदर इस पिक्चर को देखते हैं,
बहुत अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व करिएगा, और यही वो समय होता है जब आप अपनी स्टोरी का प्लॉट अपने माइंड में तैयार कर रहे हैं। ये पॉइंट याद रखना है, 30 सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 30 सेकंड्स के अंदर पिक्चर को बहुत सही तरीके से आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आपको बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करना है, पिक्चर के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ऑल द वे पिक्चर काफी हैजी होती है, पिक्चर को ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इट इज माय सजेशन कि पिक्चर के बैकग्राउंड को आप ऑब्जर्व कीजिए। बैकग्राउंड के बाद जो दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज। कैरेक्टर्स का बॉडी लैंग्वेज क्या दिख रहा है, बिकॉज कई बार हम क्या करते हैं, जानबूझ के कई बार कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर में सिखा दिया जाता है कि आपको पिक्चर की स्टोरी को पॉजिटिव बनाना है। अरे पिक्चर के अंदर जब आपको दिख रहा है कि पिक्चर के अंदर जो कैरेक्टर है उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव फॉर्म के अंदर जा रही है, तो आप स्टोरी की स्टार्टिंग पॉजिटिव से कैसे कर सकते हैं। वो समस्या नेगेटिव है, वो सिचुएशन नेगेटिव है, अब उस सिचुएशन को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की जिम्मेदारी आपके प्रोटैगनिस्ट की है। अपना आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, आप जिसको भी अपना हीरो बनाएंगे, वो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने OLQs के द्वारा, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा, उसका जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है, वो जिस तरीके से चीजों को देखता है उसके द्वारा उस परिस्थिति को सही करने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी सिचुएशन को अवॉइड मत कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप सिचुएशन को डिनाई कर देंगे तो डिनायल इज द वर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। अब 30 सेकंड्स के बाद इस पिक्चर को हटा दिया जाता है, इसके बाद आपको 1 मिनट दिया जाएगा डिफरेंट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। आप याद रखिएगा, यहां पर आपको जब भी जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं उन कैरेक्टर्स का जेंडर, उनकी एज और उनका मूड यहां पर आपको लिखना पड़ता है। जितने कैरेक्टर्स आपको दिखाया जा रहे हैं उनका जेंडर, उनका एज, उनका मूड यहां पर लिखना होता है। अब एज आप अप्रॉक्स लगा सकते हैं, एक्जैक्टली एज आप नहीं बता सकते। मूड के बारे में बात की जाए तो देखिए, हैज ए पिक्चर होता है, मूड को पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि पिक्चर को सही तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा। जब आप पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ, जो कैरेक्टर है उनका मूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं क्लियरली आपसे कहूंगा कि अगर पिक्चर ऐसा आ रहा है जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि सिचुएशन नेगेटिव जा रही, तो वहां पर अननेसेसरी आप उसको पॉजिटिव करने की कोशिश मत करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने परिस्थिति को ही नकार दिया पूरी तरीके से। अरे साइकोलॉजिस्ट जानना चाह रहा है कि अगर ये नेगेटिव सिचुएशन आती है आपके सामने तो आप परफॉर्म कैसे करते हो, आपका दिमाग उस परिस्थिति के अंदर कैसे चलता है। पॉजिटिव अगर समय है, चीजें बहुत अच्छी चल रही है जिंदगी के अंदर, तो हर व्यक्ति सही तरीके से सोचता है। बट व्यक्ति का दिमाग गलत दिशा में कब भटकता है, जब चीजें लाइफ में रॉन्ग होना शुरू होती, जब प्रेशर इंसान के ऊपर आना शुरू होता है, तब व्यक्ति किस तरीके से काम करता है, तब व्यक्ति के अंदर संयम है कि नहीं है, तब उसका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, ये चीज डिपेंड करती है और ये चीज डिसाइड करती है कि जीवन में वो कितना आगे जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर रखना है। इसके बाद याद रखिएगा, आपको आपका जो मेन कैरेक्टर है उसके नेम के आगे आप सर्कल बनाते हैं। अब एक सवाल कई बार एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि सर अगर हमें भीड़ दिख रही है, एक बहुत बड़ी भीड़ दिख रही है, तो क्या उन सबके नाम कैरेक्टर आपको लिखना है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आप याद रखिएगा, अगर भीड़ है और आप उसके अंदर एक स्टोरी बनाना चाहते हैं, आप उसके अंदर कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं, 2-3 कैरेक्टर लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। बट एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि 3 से ज्यादा कैरेक्टर मत लीजिएगा। ऑब्वियसली अगर भीड़ है तो पूरी भीड़ को दिखाने की वहां पर जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन सारी चीजें फिल करते हैं ऑब्वियसली। इसके बाद आपको आपके स्टोरी का एक्शन लिखना होता है। एक्शन का मतलब क्या है कि उस स्टोरी के अंदर आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो किस समस्या का समाधान कर रहा है या वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सेविंग द फ्रेंड, एक दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है ना। सेविंग द विलेज फ्रॉम द फ्लड, फ्लड आने वाला है और विलेज को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आपका प्रोटैगनिस्ट, आपका हीरो जो भी एक्शन ले रहा है, उस एक्शन के द्वारा वो क्या चीज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी लीडरशिप की क्वालिटी अगर वो शो कर रहा है तो वो किस समस्या का समाधान कर रहा है। ये समस्या जो भी थी उसका समाधान वो जो कर रहा है उसे आपको एक्शन के फॉर्म के अंदर लिखना होता है। तो ये चीज छोटी सी बात है, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। देखिए यहां तक आप समझिएगा, पीपीएनडीटी के अंदर कई बार एस्पिरेंट ये कहते हैं कि सर क्या पिक्चर के अंदर किसी समस्या को ढूंढना जरूरी है, या पिक्चर के अंदर जरूरी है किसी प्रॉब्लम को ढूंढना। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, आप कृपया करके इसको नेगेटिव स्टेटमेंट की तरह मत लीजिएगा। A leader emerges only in the problematic situation. इस पॉइंट को याद रखिएगा। A leader emerges only in the problematic situation. आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी तब ज्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं जब आपके सामने कोई समस्या हो। जैसा कि मैंने अभी कहा कि चीजें अगर पॉजिटिव चल रही है लाइफ में, सभी चीजें अच्छी चल रही है, उसके अंदर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लीडर कब इमर्ज होता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर। याद रखिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूं, चीजें बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपकी जो OLQs है वो थोड़ी सी कम शो होती। पर जब समस्याएं आना शुरू हो जाती, जीवन में कोई गंभीर समस्या आ गई, उसके बाद आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज को आप सही तरीके से इमर्ज करके दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अभिमन्यु, महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु के सामने एक बड़ी समस्या थी।
पिताजी काफी दूर चले गए, अर्जुन काफी दूर है। अर्जुन को आता है साहब कि किस तरीके से चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, भेदना भी अर्जुन को आता था। बट अभिमन्यु ने केवल इतना सीखा था कि चक्रव्यूह को भेदना कैसे। याद रखिएगा इस प्रेशर के अंदर भी उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। और आज देखिए अभिमन्यु को महाभारत का सबसे वीर या सबसे महावीर योद्धा माना जाता है। तो ये चीज छोटी सी बात है कि आपके लीडर्स की क्वालिटी किसी प्रॉब्लम के अंदर इमर्ज होती है। बट ये बात याद रखना, प्रॉब्लम को बहुत एक्सट्रीम नहीं कर देना है हमको। स्टोरी आपकी एक नॉर्मल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, उसके अंदर एक प्रैक्टिकल समस्या होनी चाहिए। डोंट गो फॉर एक्सट्रीम। ये बात मैं आपको टीएटी के अंदर भी समझाऊंगा। टीएटी के अंदर भी बहुत एक्सट्रीम के अंदर आपको नहीं जाना। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब आप अपनी स्टोरीज लिख देते हैं उसके बाद क्या किया जाएगा। देखिए स्टोरी लिखने के बाद आपको अपनी स्टोरीज को नरेट करना पड़ता है। नरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नरेशन के दौरान एस्पिरेंट क्या मिस्टेक करते, क्या नहीं करते, कैसे नरेशन की मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, इसको लेकर इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। पर याद रखिएगा नरेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। पीपीएनडीटी टेस्ट के दौरान जो बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, मेजर पोर्शन उन एस्पिरेंट का होता है जिनके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन की कमी है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनके अंदर स्किल की कमी। स्किल कौन सी बात कर रहा हूं मैं, बातों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की। जिनकी एनालिटिकल स्किल कमजोर है उनका बाहर जाना लगभग तय होता है। और नरेशन के अंदर ये चीज आपकी डिफाइन हो जाती है। एक एक करके सारे एस्पिरेंट्स अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं। जैसे आखिरी एस्पिरेंट अपनी स्टोरी को नरेट करता है वैसे आपका जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन चालू हो जाता है। जीडी के अंदर आप सभी का एक टास्क होता है कि आप सभी को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना होता है। और इस कॉमन स्टोरी के ऊपर आने के लिए आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। अब इन चीजों के बारे में हम किसी और लेक्चर के अंदर बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि जीडी के दौरान अगर फिश मार्केट बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मली कहा जाता है कि साहब जब फिश मार्केट कम हो जाए तब आपको बोलना चाहिए। ऑब्वियसली चीज सही है, बट केवल आप उस फिश मार्केट को बंद होने का वेट नहीं कर सकते। इन बिटवीन भी आपको कुछ एक्शंस लेने होते, वो हम बात करेंगे उस चीज के बारे में आगे। चलिए इसके बाद आप याद रखिएगा जैसे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हो जाता है वैसे ही आप देखेंगे कि कई सारे बच्चों को क्लियरली समझ में आ जाता है कि मेरा टेस्ट अच्छा गया है कि गलत गया है। और जब आप उनसे पूछने जाएंगे कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए रही, तो उनकी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल का सही ना होना, या दूसरी तरफ हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की कमी होना। बट आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम नरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीपीएन डीटी के बारे में कि कैसे पिक्चर को परसीव करना है, स्टोरी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हम एसएसबी के बारे में बात करते हैं, एसएसबी क्या है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इन 5 दिनों के अंदर देखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑफिसर के तौर पे, उसके अंदर OLQs है कि नहीं है, ये चीज देखी जाती है। बट मैं हमेशा कहता हूं कि देखो 15 से ज्यादा OLQs होते हैं, बट ये 15 एसेंशियल है, ये तो होनी चाहिए। अब 15 OLQs का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए एसएसबी के दौरान आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा रहा है। आप क्या है, आपका टीएटी कितना अच्छा है इसका मतलब नहीं उनसे, आपका टीएटी कितना अच्छा है ये तो आप रट के भी कर सकते हैं। आपने 50-60 स्टोरीज लिख दी और आपका टीएटी बहुत अच्छा हो जाएगा। बट समझ में ये आना चाहिए कि आप क्या जो आपने स्टोरी के अंदर एक प्रोटैगनिस्ट लिखा है उसके OLQs आप जो बताते हैं, आप उसका जो एक्शन लेने का तरीका बता रहे हैं, आप उसका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, वास्तविकता के अंदर आपका थॉट प्रोसेस वैसा है कि नहीं है, वास्तविकता के अंदर आप अंदर से वैसे है कि नहीं है। और ये चीजें समझिएगा, ये चीजें 2-4 दिन में डेवलप नहीं होती है। उसके लिए आपकी एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी का होना बहुत जरूरी है। अब बैलेंस पर्सनालिटी क्या होती है, देखिए एसएसबी के दौरान आपके 4 डायमेंशंस को चेक किया जाता है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके व्यक्तित्व के 4 डायमेंशंस को चेक किया जाता है। पहला है आईक्यू। आईक्यू के बारे में आप सब जानते हैं, आईक्यू आपका चेक कर लिया जाता है जब आप रिटन एग्जाम देकर जाते हैं या जब आप OIR टेस्ट दे रहे हैं, यहां पर आपका आईक्यू चेक कर लिया जाता है। तो आईक्यू इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए, बट मैं ये कहूं कि आईक्यू सब कुछ है एसएसबी के लिए नहीं, ये चीज नहीं है। दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करें, ये आता होता है आपका पीक्यू। पीक्यू मतलब फिजिकल क्वेश्चन, आप इसको नंबर 1 के ऊपर भी रख सकते हैं। फिजिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है। अब एसएसबी के दौरान आपकी शारीरिक क्षमता इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। आप जीटीओ टास्क परफॉर्म करते हैं बट आपकी शारीरिक क्षमता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको 15-20 किलोमीटर दौड़ना ये करना है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करिए, तीसरे डायमेंशन के बारे में बात करें, वो आता है आपका ईक्यू। ईक्यू का मतलब क्या है, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्या आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, क्या आपके अंदर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल है, क्या आप इमोशनली इंटेलिजेंट है, आपको क्या समझ में आता है कि आपको अपनी किन भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त करना है, क्या आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। इसका एक दूसरा मतलब भी होता है कि क्या आप दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। याद रखिएगा ईक्यू का मतलब केवल ये नहीं होता कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेना, ईक्यू का दूसरा मतलब ये होता है कि क्या आप दूसरे की भावनाओं को अंडरस्टैंड करते हैं। और जो तीसरा या चौथा अगर मैं डायमेंशन के बारे में बात करूं, जो इन चारों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एसक्यू।
और एसक्यू के बारे में कई बार हम लोग बात नहीं करते। जब तक एसक्यू के बारे में हम बात ना करें तब तक आप एक बैलेंस पर्सनालिटी को नहीं पा सकते। बिलीव मी, एसक्यू लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होता है। एसक्यू का मतलब बेसिकली क्या है? एसक्यू का मतलब आप देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा स्पिरिचुअल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अभी स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता क्या है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि यहां पर हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए आपको या धर्म के अकॉर्डिंग आप स्पिरिचुअल हो जाए। नहीं, यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके इनर वैल्यूज के बारे में, आपकी कोर वैल्यूज के बारे में, आपके एथिक्स के बारे में। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? देखिए, थॉट प्रोसेस सबके माइंड में आते हैं, थॉट्स हमारे सबके माइंड के अंदर आते हैं, बट ये चीज जरूरी है कि उन थॉट्स के पीछे क्या हम किसी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। हम अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो हम क्या किसी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर का जो डीप पर्पस है वो बेसिकली क्या है, और वो 4-5 दिन में डेवलप नहीं होगा, वो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होता है। एक सीधी सी एग्जांपल की बात करूं, एक छोटा बच्चा है, उसके सामने एक चॉकलेट रखी साहब, अभी वो बच्चा छोटा है, उसका EQ IQ अगर मैं बात करूं या SQ की बात करूं, वो इतना डेवलप नहीं, उस चॉकलेट को उठा लेगा। बट अगर आप बड़े बच्चे हैं या बड़े हैं, आपकी उम्र 21-22 साल है, आपके सामने 10,000 रुपए रखें, अब आप उस पैसे को उठा के जाओगे कि नहीं जाओगे? ये डिपेंड करेगा आपके SQ के ऊपर कि आपका इनर पर्पस क्या है, आपकी कोर वैल्यूज क्या है। और कोर वैल्यूज को डेवलप करने में समय लगता है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, याद रखना, मगअप करके मत जाइएगा। आप अपने आप को सुधारिए, अपना नेचर बिहेवियर सुधारिए, तो चीजें ऑटोमेटिकली आगे अच्छी होती जाती हैं। ओके, सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन? वास्तविकता के अंदर परसेप्शन है क्या? देखिए, परसेप्शन का अगर सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो जब भी आप किसी परिस्थिति को देखते हैं, उस परिस्थिति को ऑब्जर्व करने की आपकी क्षमता, उस परिस्थिति को समझने की क्षमता, आपकी जो बोध है, आपकी जो अनुभूति है किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की, या अगर क्लियर शब्दों में बात की जाए तो आपका जो दृष्टिकोण है वही वास्तविकता में आपका परसेप्शन होता है। आपके सामने जब एक परिस्थिति आती, एक सिचुएशन आती है, अब आप उस सिचुएशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, आपके ट्रेट्स के ऊपर, आपके अंदर जो गुण हैं उसके ऊपर, आपके इनर मैकेनिज्म के ऊपर, आपके एसक्यू के ऊपर। याद रखना, आपका एसक्यू यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद उस सिचुएशन के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, यही चीज आपका परसेप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, अब यहां पर इस पिक्चर के अंदर आपको एक महिला दिख रही है और एक पुरुष दिख रहा है। अब इस पिक्चर को आपने देखा, सभी व्यक्ति इस पिक्चर को देख रहे हैं, सबने इस पिक्चर को अपने सेंसेस के द्वारा ऑब्जर्व किया है। यहां पर आपका कौन सा सेंस काम कर रहा है? आपकी आंखें काम कर रही है। आपने ऑब्जर्व करा, पिक्चर को देखा, हाँ साहब, आपने देखा कि एक महिला है, महिला जो है, एक पुरुष यहां पर खड़ा हुआ है, महिला के हाथों के हाथ जो है उसकी आंखों के ऊपर है। अब यहां पर ये बॉडी लैंग्वेज आप सबने देखी, आपने पिक्चर को ऑब्जर्व भी कर लिया, बट पिक्चर को देखने के बाद आप सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होगा। हर व्यक्ति इस पिक्चर को अपनी तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा सही है भैया, ये जो महिला और पुरुष है इनके बीच में संबंध क्या है, उस संबंध को वो अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से डिफाइन करेगा। परिस्थिति क्या चल रही है, अगर महिला पॉजिटिव है, महिला अगर रो रही है तो क्यों रो रही है, क्या रीजन है साहब, ये भी डिपेंड करेगा उस व्यक्ति के एसक्यू के ऊपर कि वो क्या सोचता है। याद रखना, आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण आपकी विचारधारा को डिफाइन करता है कि वास्तविकता में आप है क्या। मैंने चीज पहले भी कही है, आपका परसेप्शन आपका एटीट्यूड का क्लियर पिक्चर है। आपका परसेप्शन आपका एटीट्यूड का दर्पण होता है कि आप चीजों को कैसे देखेंगे। आपके अंदर अगर नेगेटिविटी भरी है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव है, आपको सब जगह नेगेटिव देखेगा। बट अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप नेगेटिव सिचुएशन को अवॉइड कर दें, इसे याद रखना। तो ये समझिएगा कि आपका परसेप्शन बेसिकली आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सिचुएशन को समझने की, आपकी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को एनालाइज करने की क्या है, आप कैसे परिस्थिति को समझ पा रहे हैं। और ये बहुत चीजों पे डिपेंड करेगी, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एज के ऊपर, आपके डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, आपके ट्रेट्स, आपके गुणों के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। अब देखिए क्या होता है, टेस्ट के दौरान, पीपीएनडीटी टेस्ट के दौरान कई सारी चीजें आपकी ऑब्जर्व की जाएगी। फॉर एग्जांपल बात की जाए, आपकी परसेप्शन की एबिलिटी, किस लेवल तक आप चीजों को परसीव कर पा रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, परसेप्शन की एबिलिटी हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, इसे याद रखिएगा, किस लेवल तक आप चीजों को परसीव कर पा रहे हैं। अब कुछ लोग होंगे साहब, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आगे नहीं निकल पाएंगे इस पिक्चर के अंदर। कुछ होंगे, जैसे कि स्टोरी इसके ऊपर एक एस्पिरेंट ने बनाई थी कि साहब, लड़की जो है वो लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही है, और लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही है तो लड़का उसको लिफ्ट का बता रहा है कि साहब इस जगह पर ये है, या मैं आपको लिफ्ट दे देता हूं। अब यहां पर लड़का उसको टच कर रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसे पॉसिबिलिटी है क्या कि आप कि कोई महिला लिफ्ट मांग रही है और लड़का उसे टच कर रहा है। तो ये चीजें दिखाती कि आपका मैच्योरिटी लेवल क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना है, आप कितना चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। क्यों? आपने समस्या को समझा ही नहीं ना, आपका दृष्टिकोण यहां पर डिप्लेक्ट हो गया। इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में हमने बात करी कि पिक्चर को देखने के बाद जब 30 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, आप कैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, पिक्चर को आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, फोर्सेस के अंदर आप किसी भी
फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी भी विंग को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन करना अगर आपने सीख लिया तो जीवन की कई सारी समस्याओं का समाधान केवल ऑब्जर्वेशन के अंदर है। चीजों को ऑब्जर्व करना काफी जरूरी है। इसी तरीके से जब आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कई चीजें समझ में आती है। अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप साहब। ये रिलेशनशिप अनजान लोगों का नहीं हो सकता है। अगर लड़की ने चेहरे पे हाथ रखा, इट माइट बी ए नेगेटिव सिचुएशन, इट माइट बी, वो डिपेंड करेगा आपके परसेप्शन के ऊपर। बट याद रखना, ऑब्जर्वेशन इज द की टू सक्सेस इन दी प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट। और पीपीएनडीटी का प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट है। इसके अलावा आपका एनालिटिकल स्किल क्या है, कैसा आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को सॉल्व करने की आपकी क्षमता कितनी है, कैसे सॉल्व करोगे साहब, परिस्थिति खतरनाक आ गई, हाउ यू आर सॉल्विंग इट, आप कैसे उसको एनालाइज कर पाते हो। सबसे पहली बात तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अरे समस्या का निदान तो बाद में होगा, पहले प्रॉब्लम तो समझो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आप ऐसी लेकर आते हो जो कि रियलिस्टिक नहीं है, प्रॉब्लम बड़ी इनप्रैक्टिकल सी, ये चीजें आपके देखी जाएगी। इसके अलावा कोहेरेंस ऑफ सीक्वेंस, कोहेरेंस ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आपने चीज सुनी होगी, आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब भी कोई पिक्चर आपको दी जाती है उस पर जब आप स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी के 3 चरण आपको बताने होते हैं। व्हाट इज हैपनिंग एट व्हाट वाज, ये सिचुएशन आई क्यों, ये परिस्थिति आई क्यों, उसके बाद परिस्थिति के अंदर अभी क्या चल रहा है, और लास्ट में अंत में क्या होगा। अब तीनों के बीच में कोहेरेंस है कि नहीं है, आप उस कड़ी को जोड़ पा रहे कि नहीं जोड़ पा रहे, ये चीज यहां पर देखी जाएगी। याद रखिएगा, व्हाट लीड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट हैपन इन द एंड, लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन क्या है। इसके बीच में कोहेरेंस होना चाहिए कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। अब आप बोलो साहब लड़का जो था उसको एनडी की तैयारी करनी थी इसलिए साहब वो गांव चला गया। अरे लड़के को एनडी की तैयारी करनी है, वो गांव क्यों जाएगा। आ रही बात समझ में, कोहेरेंस होना चाहिए सीक्वेंस के अंदर, ये समझना पड़ेगा आपको और ये चीजें देखी जाती है। इसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड दिए जा रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए, 4 मिनट का टाइम लगभग दिया जा रहा है स्टोरी लिखने के लिए, डिपेंड करेगा। हर व्यक्ति 4 मिनट के अंदर सही तरीके से उस चीज को नहीं लिख पाएगा, बट यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। इस पॉइंट को आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है। अब जब भी आप स्टोरी लिखते हैं तो मेजरली 3 स्टेजेस के अंदर या 3 चरणों के अंदर आपको अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। पहली जो सिचुएशन होती है या पहला जो चरण होगा वो होगा व्हाट लीड टू द सिचुएशन, मतलब ये परिस्थिति आई क्यों। यहां पर आपको जो पिक्चर दिया जाता है उसके पास्ट के बारे में बात करना है। एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर आप इस पिक्चर को देखिएगा, इस पिक्चर के अंदर क्लियरली दिख रहा है साहब कि एक व्यक्ति है। व्यक्ति कैसी जगह पर खड़ा है, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, दैट मीन्स ये कब्रिस्तान है। अभी सिचुएशन आई क्योंकि वो वहां पर खड़ा है, दैट मीन्स व्हाट लीड टू द सिचुएशन के अंदर आपको पास्ट के बारे में बात करना पड़ता है। यहीं पर आपको अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है। इसी के साथ याद रखिएगा, यहीं पर आपको बताना पड़ता है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर समस्या क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम दे रखी है सिचुएशन के अंदर तो वो समस्या है क्या, ये आपको डिफाइन करनी पड़ती। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन, कि सब परिस्थिति के अंदर चल क्या रहा है। अब आपको यहां पर इस चीज को अलग तरीके से या अलग तरीके से ये नहीं सोचना है कि साहब जो पिक्चर के अंदर चल रहा है सर हमको उसको डिफाइन करना है कि यहां पर क्या चल रहा है, एक लड़का खड़ा है फूल लेकर खड़ा है कब्रिस्तान के अंदर, नहीं, यहां पर हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन का मतलब ये होता है कि जो समस्या देकर रखी थी, जो समस्या आपने इंट्रोड्यूस करी है शुरुआत के अंदर ही कि ये समस्या, इस समस्या का समाधान आपका प्रोटैगनिस्ट करने वाला है, उस समस्या का समाधान उसने कैसे किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण माना जाता है। अपने एक्शंस के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा। ये अपने एक्शंस के द्वारा किस तरीके से वो अपने OLQs को शो करता है, और जो प्रॉब्लम देकर रखी, जो प्रॉब्लम आपने परसीव करी है, वो प्रॉब्लम बड़ी है छोटी, वॉट एवर द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का समाधान आपका प्रोटैगनिस्ट या आपका हीरो किस तरीके से करता है, कैसे वो प्रैक्टिकल मैनर के अंदर अपने एक्शंस के द्वारा उस समस्या का समाधान करता है। और तीसरा आता है आपका कंक्लूजन, दैट मींस व्हाट इज द आउटकम। आउटकम के अंदर ऑब्वियसली आपको ये चीज याद रखना है कि आउटकम हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। सिचुएशन की शुरुआत नेगेटिव से हो सकती है, हो सकता है कि किसी परिस्थिति की जो शुरुआत है वो नकारात्मक है, बट उस परिस्थिति का जो अंत है वो सकारात्मक ही होना चाहिए। यह जिम्मेदारी है आपके प्रोटैगनिस्ट की, ये अपने एक्शंस के द्वारा वो नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब हम कुछ बारीक चीजों के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं या आप मिडिल वाले पार्ट के अंदर आते हैं या आप आउटकम के अंदर आते हैं तो आपको किन मेजर चीजों का ध्यान रखना है, याद रखिएगा। इसके बाद हम प्रॉपरली बात भी करने वाले कि क्या स्टेजेस होने चाहिए स्टोरी राइटिंग के। इसके बाद हम कुछ एक्सेप्टेबल स्टोरीज के बारे में भी बात करेंगे, हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब हम इन तीनों स्टेजेस को फॉलो करते हैं, लाइक व्हाट लीड टू द सिचुएशन, या हम बात करें व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन, तो किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट लीड टू द सिचुएशन वाले पॉइंट के अंदर। यहां पर आप अपने स्टोरी की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, आपकी जो स्टोरी है इट शुड बी द सिचुएशन ओरिएंटेड। सिचुएशन की डिमांड क्या है, जो सिचुएशन देकर रखी है इस पिक्चर के अंदर, जो परिस्थिति देकर रखी है उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी थीम घूमनी चाहिए।
अब एग्जाम्पल की बात करें साहब, यहाँ पर दो पहाड़ देकर रखे, एक पुल देकर रखा है, आपकी जो स्टोरी है वो किसी ड्रामा के ऊपर बन रही है, वो किसी फैमिली फंक्शन के ऊपर बन रही है, उसका कोई रिलेवेंस इसके साथ नहीं बनता है। तो याद रखिएगा सिचुएशन सराउंडिंग की नीड्स क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। थीम आपकी जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे टिकी होती है कि सराउंडेड के अंदर जो सिचुएशंस देकर रखी है उस सिचुएशन की नीड क्या है, सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है आपसे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नंबर वन थिंग जो हमेशा आपको दिमाग में रखना है, दैट दी ऑब्जर्वेशन इज द की टू द प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट। चाहे मैं टीएटी के बारे में बात करूं या पीपीएनडीटी के बारे में बात करूं, भले ही यहां पर पिक्चर हैजी है बट ऑब्जर्वेशन यहां पर की है सक्सेस होने के लिए। आपकी थीम, आपका परसेप्शन किस पे बेस्ड होता है, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो दृष्टिकोण है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। आप जितनी सही तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उतना आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो याद रखिएगा जब भी पिक्चर आपके सामने आएगा आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन के अंदर आपको पॉइंट याद रखिएगा कि आपकी जो थीम है, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए कि व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, उसके ऊपर ये चीज बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आप जब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट पास्ट शुड बी लॉजिकल। आप स्टोरी के अंदर शुरुआत में इंट्रोडक्शन इस तरीके से मत कीजिए कि पास्ट लॉजिकल ही नहीं लग रहा है साहब, पास्ट के अंदर आप बहुत अलग तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सिचुएशन कुछ और है, सिचुएशन डिमांड कुछ और कर रही है, आप पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हो। तो प्रैक्टिकल रहना, लॉजिकल स्टोरी लिखना ये जरूरी होता है। आपकी एनालिटिकल स्किल के साथ साथ आपकी इंटेलिजेंसी, कौन सी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यहां पर शो होनी चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डोंट गो फॉर द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे मत जाइए। आपकी स्टोरी के इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर कोई समस्या है आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम एक्सट्रीम नहीं हो सकती है। आपकी सिचुएशन देकर रखिए जिसमें सिचुएशन सामान्य दिख रही है, बट आप बोल रहे साहब एक व्यक्ति मर गया है, मरने के बाद उसकी लाश को ले जाने के लिए हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं, डोंट डू दैट। सब क्लियरली चीजें दिख रही, बट हम बोल रहे साहब यहाँ पर एक बहुत परिस्थिति ऐसी आ गई कि 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके बाद हम ये चीज कर रहे हैं। डोंट गो फॉर एक्सट्रीम। जब आप एक्सट्रीम के ऊपर जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं एक्सट्रीम पे जाने के बाद हमने स्टोरी को बड़ा अपनी लीडरशिप की क्वालिटी दिखा दी, हमने उन क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अपनी लीडरशिप स्किल को शो कर दिया है। नहीं, ये चीज आपको समझना पड़ेगी। आपका थॉट शुरुआत में कहां गया, आपका थॉट शुरुआत में गया एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम नेगेटिविटी की तरफ। यहां पर आपका एक हिडन इंपल्स शो हो जाता है, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपल्स आपका सामने दिखना शुरू हो जाता है। तो इसको अवॉइड कीजिएगा, ऑलवेज अवॉइड द एक्सट्रीम। चाहे मैं टीईटी के बारे में बात करूं, पीपीएनडीटी के बारे में बात करूं, एक्सट्रीम पे मत जाइए। लास्ट, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्लॉट। आपकी जो थीम है, आपका जो बेस है, वो चीज कहते हैं ना कि ग्रेविटी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ग्रेविटी आपकी स्ट्रांग है, दैट मींस बेस आपका स्ट्रांग है, तो ऊपर चीजें सही बनती। आपका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल रखिए इंट्रोडक्शन को, नेचुरल रखिए, नॉर्मल रखिए, और इंट्रोडक्शन आपका क्लीन, क्लियर और क्रिस्प होना चाहिए। यहां पर किसी ऐसी समस्या को मत इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा जिसका समाधान करने में आपको खुद को कॉम्प्लिकेशन महसूस करना पड़े, आप खुद कंफ्यूज हो जाए कि मैंने सिचुएशन तो ये ले ली है, अब इसका समाधान मेरा हीरो करेगा कैसे, और वो प्रैक्टिकल मैनर के अंदर समाधान भी नहीं कर पा रहा है। तो बेसिक चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी स्टोरी का जो दूसरा चरण है, विच इज व्हाट इज हैपनिंग। आपकी पूरी स्टोरी में ये चरण सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये वो फेस होता है जहां पर आपको अपने हीरो के एक्शंस को शो करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि जो भी समस्या थी या जो भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को आपका हीरो, दैट मींस आपका प्रोटैगनिस्ट, आप जिसे हीरो हीरोइन जो भी मान रहे हैं, वो किस तरीके से अपने एक्शंस के द्वारा, याद से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, किस तरीके से वो अपने एक्शंस के द्वारा उस समस्या का समाधान करता है। और जो एक्शंस है, दैट एक्शन शुड बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल एक्शंस होने चाहिए, लॉजिकल एक्शंस होने चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो, वो ऐसे एक्शन से ले रहा है विच इज इम्प्रैक्टिकल, जो कि वास्तविकता के अंदर पॉसिबल नहीं है, जो वास्तविकता के अंदर संभव ही नहीं हो सकते। और यहां पर आपका जो अप्रोच है, इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, आपका प्रोटैगनिस्ट एक्शंस यहां पर ले रहा है, वो अपने कर्मों को कर रहा है, वो प्रॉपर एक्शन ले रहा है। एक्शन कितने स्टेप्स के अंदर लेना ये आपकी अपनी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, बट यहां पर आपको अपने प्रोटैगनिस्ट के एक्शंस के द्वारा ही उसके ओएलक्यूज को शो करना है। अब याद रखिएगा, जब भी लाइफ में हमारे सामने कोई समस्या आती, वॉट एवर द सिचुएशन हमारे सामने आती, कुछ भी सिचुएशन या चीजें हमारे सामने आती है, उस सिचुएशन का समाधान हम करते हैं, बट समाधान करते समय हम एक चीज का ध्यान जरूर रखते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सराउंडिंग। समस्या जिस माहौल के अंदर है, वो समस्या जिस परिस्थिति के अंदर है, आसपास की सराउंडिंग की नीड यहां पर क्या है, आसपास की सराउंडिंग की नीड यहां पर क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। आप किसी ऐसे एरिया के अंदर है जो कि जंगल वाला एरिया, जंगल के अंदर आपके दोस्त की तबीयत काफी खराब हो गई, वहां पर उस सराउंडिंग के अंदर उस समस्या के समाधान को करने के लिए आपको डिफरेंट एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी जगह अगर आप ऐसे एरिया के अंदर है जहां पर आप शहर के अंदर है, आपका रूममेट आपके साथ रहता है,
वहां पर उसकी तबीयत अचानक खराब होगी, वहां पर आपकी उस समस्या को समाधान करने के लिए जो एक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंट अप्रोच क्यों है? बिकॉज सराउंडिंग की नीड है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बच्चा कई बार इसको स्किप कर जाता है और स्टोरी का जो सोल्यूशन है वो इनलॉजिकल लगना शुरू हो जाता है। आपको देखना है कि व्हाट इज द सिचुएशनल डिमांडेड अप्रोच, सिचुएशन क्या कह रहा है, सराउंडिंग्स क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोच होना चाहिए। परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आपकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आपका अप्रोच होना चाहिए उस समस्या के समाधान के लिए। इसे प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपका हीरो, आपका प्रोटैगनिस्ट जब उस समस्या का समाधान कर रहा है, उस सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है, उसको सॉल्व करने का तरीका प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना चाहिए। इनलॉजिकल मत करिएगा तरीका, कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हो वो बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हीरो जो है वो अकेली सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आपको यहां पर अपने हीरो के, प्रोटैगनिस्ट के मेजर ट्रेट्स को दिखाना होगा। मेजर ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिससे कि उसकी लीडरशिप की क्वालिटी इमर्ज हो। याद रखिएगा, लीडरशिप की क्वालिटी, सोशल कोऑपरेशन, याद रखिएगा, सोशल कोऑपरेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि भाई लोगों के साथ वो कोऑपरेट कर रहा है। एक लीडर की क्वालिटी इमर्ज होनी चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोशल एडजस्टमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोशल एडेप्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप इन चीजों के द्वारा अपने हीरो की क्वालिटी को शो करते हैं तो एक मेजर लीडरशिप ट्रेट्स आपको शो करना है इस फेस के अंदर। तो ये छोटी सी बात है, बट आपको याद रखना है। इसके अलावा आप अगर किसी रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पिक्चर के अंदर एक पिक्चर ऐसा दिखाया गया था जहां पर एक छोटे से रिसोर्स को आपने ऑब्जर्व किया, या पिक्चर के अंदर वो रिसोर्स नहीं था बट आपने अपनी स्टोरी के अंदर इस रिसोर्स का उपयोग किया और कहा कि साहब इस रिसोर्स का यूज करके मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं प्रैक्टिकल मैनर के अंदर। ये आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि जब आप पिक्चर के, अपनी स्टोरी के मिडिल वाले पार्ट में पहुंचते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है व्हाट इज द कंक्लूजन। आपने जो स्टोरी लिखी है उसका कंक्लूजन क्या होगा। देखिए, इस पार्ट के अंदर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी स्टोरी का जो प्रारंभ है वो भले ही नकारात्मक हो सकता है बट आपकी स्टोरी का जो अंत है वो सकारात्मक ही होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी स्टार्टिंग भले नेगेटिव हो बट ये आपके प्रोटैगनिस्ट की, आपकी हीरो की जिम्मेदारी है कि वो अपने OLQs के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा उस सिचुएशन का समाधान करके उसको एक पॉजिटिव आउटकम के अंदर लेकर आए। तो याद रखिएगा, पहली चीज आपको याद रखना है कि यहां पर आपका जो आउटकम है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरी बात, आप कभी भी अपनी स्टोरी के कंक्लूजन में कोई रिवॉर्ड मत रखिएगा कि मैंने ट्रेन को बचा लिया साहब, या मैंने फ्लड आने से बचा लिया, या मैंने फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर भाग लिया तो मुझे फिर ये अवार्ड मिला, मुझे इतना फाइनेंशियल बेनिफिट मिला, मुझे यहां सम्मान दिया गया। देखिए, सेल्फलेस सर्विस के बारे में आपको बात करनी। जब एक फौजी देश के लिए लड़ता है तो वो किसी सम्मान के लिए नहीं लड़ रहा है कि साहब ये करूंगा तो मुझे ये चीज मिली जाएगी। ये चीज आपकी देखी जाती है कि अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन के लेने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आपका मोटिव क्या था, है ना। आपका मोटिव ये कि साहब मुझे अवार्ड मिल गया, तो नहीं, ये मोटिव सही नहीं है। लाइफ में वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ऐसा क्यों करा। अब आपने ऐसा इसलिए करा बिकॉज आपको ये मिल गया, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसको अवॉइड करना है आपको, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब एक छोटे से एक लॉजिकल फॉर्मेट के बारे में हम बात करते हैं। पिक्चर आपको परसीव करना है, परसीव कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ऑब्जर्व कीजिए, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना है, बैकग्राउंड ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको इमेजिन करना है, एक लॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर आना है कि प्रॉब्लम लॉजिकल हो। आपका हीरो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी का यूज करता है। सवाल ये आता है व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी। याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी के अंदर आपके SQ को देखा जाता है। आपके जीवन में कई बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आती, तो समस्याओं का समाधान हम कई तरीकों से कर सकते हैं बट समस्या का समाधान उस तरीके से करना पड़ता है जो कि एथिकल हो, जो कि वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हो, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, जो कि आपकी एज के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को दर्शाता हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप इफेक्टिव इंटेलिजेंसी का यूज कर रहे हैं बट उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज भी दिखनी चाहिए कि आपके अंदर की जो डीपर आपका जो पर्पस है वो प्योर है। जब आप ये चीजें शो करते हैं तब आपका एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि अपनी स्टोरी को बहुत अच्छा बताने के चक्कर में वो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्शंस इतने ज्यादा लिख देते हैं जिससे कि हीरो कहते हैं कि एक्शन को फ्लड कर देते हैं। हर चीज में एक्शन दिया जा रहा है, हीरो हर एक्शन के अंदर एक अलग OLQ शो हो रहा है। देखिए, इस चीज को याद रखिएगा, स्टोरी आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर आपकी स्टोरी नॉर्मल भी है बट एक सफिशिएंट स्टोरी, इट इज एक्सेप्टेबल। अब आगे जितने भी एस्पिरेंट जो कि अब से स्टोरीज लिखना शुरू करेंगे या पहली बार PPT लिखेंगे, आपको हमेशा इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। ये आपका स्टार फॉर्मेट, ये आपकी स्टोरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्टार फॉर्मेट क्या है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप 30 सेकंड्स के लिए इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। पिक्चर ध्यान से देखिएगा। पिक्चर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि कैरेक्टर है, उसके हाथ में 2 बैग है।
माहौल जो है शायद वो फ्लड का है, बिकॉज कई सारे पेड़ दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है नीचे जमीन के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी अक्योर होती हुई दिख रही है, और यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर ही आपका लीडर इमर्ज होगा। फ्लड हो रहा है साहब, नीडेड है इमरजेंसी, लीडरशिप की क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। अब इस पिक्चर को जब आप स्टोरी के फॉर्म में लिखते हैं, आपको स्टार फॉर्मेट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। स्टार का मतलब क्या होता है? एस का मतलब है सिचुएशन। इस स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं? आप परिस्थिति को डिफाइन करते हैं, आप सिचुएशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पर आप अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कैरेक्टर के सामने परिस्थिति क्या है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात कीजिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अमित 25-year-old एनसीसी कैडेट वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज अफेक्टेड बाय फ्लड। अमित जो है 25 साल का एनसीसी कैडेट है साहब, वो एक ऐसे विलेज से निकल कर जा रहा है जहां पर फ्लड आ गया। उसने सिचुएशन इंट्रोड्यूस कर दी। अभी समस्या नहीं बताइए एग्जैक्टली कि समस्या क्या है, सिचुएशन इंट्रोड्यूस करिए। अमित जो है साहब 25 साल का कैरेक्टर है, वो एक ऐसे गांव से पास हो रहा है, ऐसे गांव से गुजर रहा है जहां पर भी फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टी। टी मींस टास्क। यहां पर आपको अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है साहब की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अंदर समस्या है। अब समस्या क्या है? इंट्रोड्यूसिंग द टास्क और चैलेंज द प्रोटैगनिस्ट मस्ट एड्रेस। आपको यहां पर उस टास्क को, उस चैलेंज को इंट्रोड्यूस करना है, जिस चैलेंज का समाधान आपका हीरो या हीरोइन करेंगे अपने एक्शंस के द्वारा। जैसे आप आगे देखिए, ही नोटिस दैट पीपल वर स्टैंडर्ड विदाउट फूड और वाटर। के साहब उसने नोटिस किया कि लोगों के पास फूड भी नहीं है, पानी भी नहीं। अब ये समस्या यहां पर आ गई, यहां पर आपने समस्या को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद ए मींस एक्शन के। अब आपका हीरो एक्शन क्या लेगा? यहां पर आपको अपने प्रोटैगनिस्ट के एक्शंस को हाईलाइट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक्शंस लेना, याद रखना, डोंट ट्राई टू फ्लडेड बाय द OLQs। के साथ फ्लड कर दिया OLQs का, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। प्रैक्टिकल मैनर के अंदर क्या किया जा सकता है? इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर एक लीडर को कैसे इमर्ज होना चाहिए, कैसे वो लोगों की हेल्प लेके समस्या का समाधान करेगा। एग्जाम्पल की बात की जाए, यहां पर लिखा है अमित इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीफ टीम बाय, और उसने कुछ एक्शंस लिए, अरेंज फॉर सप्लाईज एंड लीड द विलेजर्स टू सेफ्टी। जो समस्या थी उस समस्या का समाधान उसने यहां पर किया। कि अब इतने साहब ये किया कि उसने एक विलेजर्स की टीम बनाई, ऑर्गेनाइज करी टीम, उसके बाद विलेजर्स को सेफ्टी की तरफ ले गया। अब यहां पर मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं कि यहां पर अमित ने क्या क्या एक्शंस लिए होंगे, ये आपको बताना है। ऑब्वियसली ये एक समस्या थी, समाधान, इस समस्या के समाधान के लिए अमित ने कुछ एक्शंस लिए होंगे। अब वो एक्शंस क्या है आपके हिसाब से, वो क्या एक्शंस हो सकते हैं? उन एक्शंस को आपको यहां पर डिफाइन करना है। याद रखिएगा, आपकी स्टोरी एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि सराउंडिंग के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं, फ्लड आ गया, इतना पानी गहरा हो गया, लोग डूबने लगे। डोंट डू दैट। बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी, आपकी स्टोरी एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। बट OLQs से स्टोरी को फ्लड भी नहीं कर देना है कि साहब इतने OLQs बता दिए कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है बच्चा। तो ये छोटी सी बात याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है दैट इज योर आर। आर मींस रिजल्ट के साथ आउटकम क्या रहा, दैट मींस योर कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर दो चीजें याद रखनी है, आपको कोई रिवॉर्ड यहां पर नहीं देना। एग्जांपल यहां पर दिया, ड्यू टू अमित टाइमली एक्शन द विलेज वाज सक्सेसफुली एवैक्यूएटेड एंड लाइव्स वर सेव्ड। द विलेजर्स वर सक्सेसफुली एवैक्यूएटेड, कि साहब विलेजर्स को निकाल दिया गया और लोगों की जिंदगियां यहां पर सेव हो गई। तो एक प्रॉपर एक्शन के द्वारा इस स्टोरी को लिखने की कोशिश यहां पर की गई है। अब क्या ये स्टोरी एक्सेप्टेबल है? यस, इट इज एक्सेप्टेबल। हालांकि इसमें कुछ एक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियरली अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 से 3 मेजर चेंज इसमें किए जा सकते हैं, बट ऑल द वे इट इज द एक्सेप्टेबल स्टोरी। यहां पर कुछ ऐसा अलग सा चीजें देखने की बात नहीं कर रही कि साहब ऐसा एक्शन ले रहा है जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, इनलॉजिकल बात की जा रही है। सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पास्ट को एक सिंपल फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया, एक कॉन्क्रीट पास्ट बनाया गया, एक लॉजिकल पास्ट यहां पर लिया। एक्शंस के अंदर देखा गया कि साहब विलेजर्स की हेल्प करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया, और उसके बाद रिजल्ट के अंदर किसी भी रिवॉर्ड की कामना यहां पर नहीं की गई। तो ये एक एक्सेप्टेबल स्टोरी बन जाती है। अब इसी के बाद एक छोटी सी स्टोरी के बारे में हम और बात करते हैं, विच कैन बी और विच इज द एक्सेप्टेबल स्टोरी। ये पिक्चर आप दिख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है 2 पहाड़ी है, बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। ये स्टोरी एक CDS एस्पिरेंट के द्वारा लिखी गई है। एस्पिरेंट लिखता है साहब कि राहुल, a 25-year-old civil engineer, was traveling through a rural village when he noticed that the local bridge is very weak, making it difficult for villagers to cross. S और T दोनों को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि साहब राहुल 25 साल का था, ही इज अ सिविल इंजीनियर, और वो जा रहा है ब्रिज से, उसने देखा कि साहब ब्रिज बड़ा वीक है। इसके बाद ही इमीडिएटली गैदर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल्स एंड रियलाइज इट वाज अ रिक्यूरिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग मानसून सेशन। उसने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करी कि साहब विलेज वीक है, ब्रिज वीक है, और उसने देखा कि साहब उसने आसपास के लोगों से पूछा, बातचीत करी, तो पता लगा कि मानसून में ब्रिज बड़ा प्रॉब्लम देता है। अभी समस्या है,
ब्रिज वीक है, उसने रियलाइज करा है कि देखो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ब्रिज वीक है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, या हम ये कहें कि क्रिटिकल थिंकिंग को यहां पर उसने अपनी शो करा। उसके बाद अब वो एक्शंस किस तरीके से ले रहा है, अंडरस्टैंडिंग द सिविरिटी, राहुल कॉन्टेक्टेड द लोकल अथॉरिटीज, गॉट द रिक्वायर्ड परमिशन, ध्यान से देखिएगा, सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, गॉट द रिक्वायर्ड परमिशन, उसने परमिशंस ली, बिना परमिशन के ब्रिज के ऊपर काम करना विच इज नॉट पॉसिबल। आगे, and took the initiative to form a team of local workers to construct a temporary bridge। कि साहब temporary bridge बनाने के लिए उसने क्या करा, उसने locals की एक टीम फॉर्म करी और एक temporary bridge बनाने की वो कोशिश कर रहा है। Within a few days, he led the team to successfully complete the temporary structure, ensuring the safety and mobility of the villagers। उसने परमिशन लेने के बाद temporary bridge यहाँ पर बनाया, और temporary bridge बनाने के बाद उसने इंश्योर करा कि साहब ये ब्रिज बन गया। उन्होंने लोकल्स की हेल्प ली, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी डिग्री के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे राहुल ने ब्रिज को बना दिया। अब ये स्टोरी एक्सेप्टेबल है, हाँ एक्सेप्टेबल है, पर क्या है स्टोरी परफेक्ट है? नहीं, मैं इसको परफेक्ट स्टोरी नहीं कह सकता, बट ये स्टोरी एक्सेप्टेबल है। कुछ पॉइंट्स यहां पर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी। जैसे एग्जांपल की बात करें कि किसी भी ब्रिज को अगर बनाना है, टेम्पररी ब्रिज को भी बनाना है, यू नीड अ फंड, वो फंड की जरूरत आपको पड़ती है। उस फंड के लिए राहुल ने एक्शन क्या लिया, वो यहां पर थोड़ा सा मिसिंग था। उसके अलावा दो तीन चीजें और मिसिंग है, जिसके बारे में हम कभी किसी सेशन के अंदर बात करेंगे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, एक आध एक्शन को छोड़ दिया जाए तो इट इज एक्सेप्टेबल स्टोरी, जिसमें इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया। अब आप इस दूसरी स्टोरी को देखिएगा, ये स्टोरी एक एनडी एस्पिरेंट के द्वारा बनाई गई है। यहां पर उसने सेम पिक्चर को देखा। अब इस पिक्चर को देखने के बाद यहां पर ना तो किसी प्रॉब्लम को इमर्ज किया गया है, ना तो यहां पर इंट्रोडक्शन को सही तरीके से लाया गया है, ना तो इसमें कंक्लूजन सही तरीके से बनाया गया है, और ना ही किसी तरह की ऑयल क्यूज का यूज किया गया। आप इस पिक्चर को पढ़िए, स्टोरी देखते हैं। थीम लिखा साहब ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है भाई साहब, ब्यूटी ऑफ नेचर। In this picture, I perceived a man named Himanshu of age 23, whose mood is positive। यहाँ पर दिखा है साहब कि हिमांशु है, उसका मूड पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है, चलिए ठीक है, मूड इज पॉजिटिव। Himanshu lives in Himachal Pradesh, who sell fruits in the market for living। He is also pursuing his studies in mechanical degree। ठीक है, वो फ्रूट भी सेल करता है मार्केट में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी वो ले रहा है, दैट मीन्स वो पढ़ाई कर रहा है। आगे बात करें, His life sometimes makes him feel lonely and bored of doing the same thing over and over again every day। यहां पर एक हिडन इंपल्सेस बच्चे का शो होता है कि वो सेम चीज कर रहा है, वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो उस चीज के लिए बोर फील करता है। ही इज नॉट मोटिवेटेड, ही इज फीलिंग बोर। यहां पर आपकी क्लियर नेगेटिव टेंडेंसी शो हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। टू क्लियर हिज माइंड, हिमांशु ऑलवेज टेक अ वॉक इन द डाउन जस्ट एज द सन राइजेस, जस्ट सो दैट ही फील्स कनेक्टेड टू द नेचर। कि साहब इसलिए हिमांशु क्या करता है, यहाँ जाता है ब्रिज पे और सनराइज देखता है, ताकि वो नेचर से कनेक्ट रहे। हिमांशु ऑल द वे हिमाचल प्रदेश के अंदर रहता है, स्टिल वो अपने आप को नेचर से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में लिखा है साहब कि इट पम्प्ड हिम अ पॉजिटिविटी एंड एंजॉय टू स्टार्ट हिज डे ऑफ। अब देखो, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग अगर मैं 12 के बच्चे के बारे में भी बात करूं, तो यहां पर स्टोरी एक्सेप्टेबल नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती? कई सारी चीजें यहां पर मिसिंग है। यहां पर किसी प्रॉब्लम को सच ऐसा बताया नहीं गया। यहां पे हीरो का जो समस्या है वो क्या है साहब, वो हीरो बोर हो जाता है, बोरियत हो रही। अब रीजन क्या है बोरियत होने का? सेम काम पर डे कर रहा है, देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो सेंस। और लॉजिक और सेंस अगर है भी तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज यहां पर हीरो का कोई ऑयल की शो नहीं हो रहा, अदरवाइज उसकी एक नेगेटिव टेंडेंसी शो हो रही। जिस समस्या का समाधान हीरो कर रहा है, उसका एक्शन केवल ये लिया उसने कि साहब वो ब्रिज पे जाके खड़ा हो जाता है। अगर समस्या ये है कि मैं डिमोटिवेटेड हो रहा हूं, समस्या ये है कि मैं एक काम करके बोर हो रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्रिज पे जाके खड़ा हो जाता हूं। तो ये स्टोरी आपकी एक्सेप्टेबल स्टोरी नहीं मानी जा सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि स्टोरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये प्रॉब्लम्स ऑफ्टनली देखने को मिलते हैं। ये प्रॉब्लम्स बच्चा करता ही है क्रिएट, जिसको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद अगर हम मेजर कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करें जो कि एस्पिरेंट करते हैं जब वो अपनी स्टोरी लिखते हैं, तो वो क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। हालांकि इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि क्यों 80% एस्पिरेंट स्क्रीन आउट हो जाते हैं, और बड़े सटीक से रीजन वहां पर आपको मिलेंगे। बट अगर मैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूं, जब भी एस्पिरेंट अपनी स्टोरी को लिखते हैं, तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक होगी पिक्चर को ऑब्जर्व ही ना करना। सही तरीके से पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, दिमाग में कोई प्री कंसीव स्टोरी चलती है जो कहीं ना कहीं सीख कर हम आए। जैसे एग्जांपल की बात करिए, पिक्चर आप देखिएगा, इस पिक्चर को देखने के बाद क्या लगता है, हाँ कुछ बच्चे हैं और वो कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच यहाँ पर चल रहा है। अब क्या होता है कि इस पिक्चर को देखने के बाद स्टोरी किस तरह की लिख जाएगी कि साहब फुटबॉल मैच चल रहा है, एक व्यक्ति कैप्टन है, आपका प्रोटैगनिस्ट कैप्टन है, टीम उसके अगेंस्ट है। बट जब आप पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिख रहा है साहब कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, ये जो एस्पिरेंट है, ये जो लड़का है, इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है।
आप एक्सप्रेशन देखिए तो समझ में आएगा, हाँ देयर इज अ सिचुएशन। अब क्या होता है, कई बार हम पिक्चर को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप पिक्चर को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो आपके ऑब्जर्वेशन पावर पे सवाल उठेगा, आपकी एनालिटिकल सिचुएशन या आपकी सिचुएशन को समझने की क्षमता के ऊपर एक सवाल उठ जाता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर एक सवाल उठ जाता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जर्व तो आपको पिक्चर को सही तरीके से करना ही पड़ेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन पे ही आपका परसेप्शन बेस्ड होता है। ऑब्जर्वेशन ही सही नहीं है तो आप स्टोरी कैसे बनाओगे, स्टोरी का एक्शन क्या लिखोगे? तो याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन का फेलियर माना जाना या ऑब्जर्वेशन का फेल होना ये प्राइमरी रीजन होता है कि आपकी स्टोरी बिल्कुल इलॉजिकल सी बन जाती है। दूसरे रीजन की बात अगर मैं करूं तो वो होगा सिचुएशन को डिनाई कर जाना। कई बार परिस्थिति सामने दी जाती है, डेड बॉडी दिख रही है साहब, ये बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति दिख रही है जहां पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई। अब वो सिचुएशन क्या है, वो काफी टेंस सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन के अंदर कई बार हमें सिखा के भेजा जाता है कि नेगेटिव किसी भी कीमत पर नहीं होना है, बट पिक्चर के अंदर तो टोटल नेगेटिविटी आपको दिख रही है। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट इस पूरी सिचुएशन को डिनाई कर जाते हैं कि साहब ये तो ड्रामा चल रहा है, या ये तो एक व्यक्ति सपना देख रहा था और सपने में ये सारी चीज हो रही है। आपको समझना पड़ेगा, देखिए ये जो सिचुएशंस दी जाती है जिसमें आपके सामने एक बहुत इंटेंस सिचुएशन आ रही है, ये जानबूझ के दी जाती है। आपका थॉट प्रोसेस उस टाइम पर है क्या? उस टाइम की जब सिचुएशन आपके सामने आती है तो उस प्रेशर की सिचुएशन में आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप क्या करेंगे, यही तो देखने की कोशिश की जा रही है, बट हम उसको डिनाई कर लेते हैं। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आगे हम कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करें जिसके बारे में मैं कई बार एस्पिरेंट को बताता भी हूं जब सेशंस होते हैं एसएसबी के टेलीग्राम पे, जब क्लासेस के अंदर सेशंस होते हैं। तो जो एस्पिरेंट होते हैं बेसिकली, अगर मैं एनडी एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूं या जो लोग पहली बार किसी स्टोरी को लिखते हैं, वो सबसे बेसिक मिस्टेक ये करते हैं कि वो स्टोरी को या सीन को नरेट करना शुरू कर देते हैं। अब इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर ये यहाँ पर दिख रहा है कि दो लड़कियां, दो गर्ल्स जो हैं आसपास बैठी हुई हैं। अब बच्चे ने जो स्टोरी यहाँ पर लिखी है, आप आराम से स्टोरी को पढ़िएगा। इस स्टोरी के अंदर बच्चे ने इस पूरे सीन को नरेट कर दिया, सीन को नरेट कर दिया। यहां पर ना कोई सिचुएशन इमर्ज करी, यहां पर ना किसी तरह की परिस्थिति का इमरजेंस हो रहा है, ना ही कोई लीडरशिप की क्वालिटी दिख रही है, ना ही कोई ओएल क्यू दिख रहे हैं। केवल क्या किया, केवल सिचुएशन को आपने क्या करा, डिस्क्राइब कर दिया। अब जब सिचुएशन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा, आपने चीजें ऑब्जर्व कर ली, बट आपके ऑब्जर्वेशन और आपका परसेप्शन का जो निचोड़ है वो एक सिचुएशन होना चाहिए जिस सिचुएशन को आपका प्रोटैगनिस्ट सॉल्व करता है। और इस पिक्चर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप केवल चीजों को नरेट करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, डोंट बीट अराउंड द बुश, आपको आसपास की बातें ज्यादा नहीं करनी है। समस्या को इंट्रोड्यूस कीजिए, समस्या का समाधान कीजिए। हम कई बार एस्पिरेंट क्या करते हैं कि हीरो या आपका जो प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरोइन है उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके उल की उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आसपास की चीजों को डिस्क्राइब किए जा रहे हैं कि यहां पर ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। तो एक छोटी सी मिस्टेक है जिसको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद दूसरी मिस्टेक के बारे में हम बात करें, दैट इज द रॉन्ग रिलेशनशिप। कई बार कुछ ऐसा इंटेंस पिक्चर आते हैं जहां पर बच्चे के मानसिक स्तर को चेक किया जाता है। अब इस पिक्चर को आप देखिएगा, इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साफ खिड़की से एक महिला अंदर आ रही है और एक पुरुष जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहां पर कई बार जब इस तरह के पिक्चर्स आते हैं तो कई बार मिस्टेक ये की जाती है कि रॉन्ग रिलेशनशिप बता दिया जाता है, रिलेशनशिप काफी रॉन्ग बताया जाता है। और जब आप रॉन्ग रिलेशनशिप बताते हो तो आपकी स्टोरी की जो एथिकल इंपॉर्टेंस है या जो सोशल एक्सेप्टेंस है आपकी स्टोरी के अंदर, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे ने लिखी है जो कि एक विलेज से बिलोंग करता है, काफी रिमोट विलेज से बिलोंग करता है। यहां पर ये बच्चा स्टोरी लिख रहा है, जिस तरह की स्टोरी बच्चे ने लिखी जहां पर इन दोनों का रिलेशन उसने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बताया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है। और स्टोरी के अंदर अगर मैं क्लियरली बात करूं, आप चाहे तो स्टोरी को देखिएगा। स्टोरी के अंदर यहाँ पर इस तरीके की चीजें लिखी है साहब कि बच्चा जो है या जो कैंडिडेट है वो फोन उठा नहीं पाया, गर्लफ्रेंड बार बार फोन कर रही है। अब गर्लफ्रेंड बार बार फोन कर रही है और कैंडिडेट फोन नहीं उठा पा रहा है लड़का, तो लड़की खिड़की से कूद के अंदर आने की कोशिश करती है, विच इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, एथिकली एक्सेप्टेबल नहीं। अब यहां पर समस्या क्या है कि एस्पिरेंट ने स्टोरी के अंदर रॉन्ग रिलेशनशिप बना दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप बना दिया। उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में उसने कई सारी चीजें ऐसी लिख दी विच इज क्लियरली नॉट एक्सेप्टेबल, जो किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती। ये चीजें किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। और यहां पर एस्पिरेंट ने उन सारी चीजों को मेंशन कर दिया कि फोन बज रहा था, फोन बज रहा है और फोन में नहीं उठा रहा हूं, तो गर्लफ्रेंड सीढ़ी से नीचे ऊपर आ गई, पेरेंट्स को पता नहीं है। अब क्या ये चीजें सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोशली एक्सेप्टेबल है? यहां पर आपका एसक्यू थोड़ा सा डिलेमा में जाता हुआ दिखाई देता है कि आपका आईक्यू है शायद, बट आपका एसक्यू नहीं, वो नहीं है। और याद रखिएगा, एसक्यू आपका इनर पर्पस क्या है, आपके नीड्स क्या है, आपका मोटिव क्या है, वो यहां पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की स्टोरीज के अंदर जब भी आप स्टोरी बनाए तो आपको रिलेशनशिप सही बनाना है। जहां पर आपको दो कैंडिडेट दिख रहे हैं उनका रिलेशनशिप आप सही तरीके से बनाइए, क्योंकि इसमें कैंडिडेट कई बार मिस्टेक करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एनडी एस्पिरेंट जिनकी उम्र थोड़ी सी कम है, वो यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आगे हम स्टोरी के बारे में बात करें, फॉरगेट द एथिक्स, एथिक्स को भूल जाना। एथिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप हर इंसान की अपनी अपनी कोर वैल्यू होती है।
हम जिस समाज में रहते हैं, समाज के नॉर्म्स के हिसाब से समाज के सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर आपको और मुझे करना पड़ता है जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड हो। हम जब एसक्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो एसक्यू का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या था? आपके एथिक्स, आपके जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स, आपकी कुछ वैल्यूज, आपके अंदर ओएलक्यूज है। बट अगर आप इन वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। आपका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का होना चाहिए जो कि समाज के अंदर एक्सेप्टेबल हो। हम एक सभ्य समाज के अंदर रहते हैं, वहां पर आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब आपकी स्टोरी के अंदर आप जिस तरह की थीम लेते हैं, जिस तरह की एक्शंस लेते हैं, वो एक्शंस कई बार समाज के इस थीम से या समाज के इस बेसिक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा बाहर आ जाते हैं। अब स्टोरी को देखिए, पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों सर पे हाथ रख के बैठे हैं। यहाँ पर लिख रहे एस्पिरेंट लिखता है, इन दिस पिक्चर वी हैव टू सीन, चलिए अभी आप इस मिस्टेक को अवॉइड कर दीजिएगा। वी हैव टू सीन ए कपल सेट ऑन द चेयर्स, द बॉय नेम इज ऋषि। अब यहाँ पर लड़के का नाम वो बता रहा है ऋषि, बट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है शायद होगा, ऋषि बाय लड़के का नाम है। एंड हिज एज इज 22 years old एंड द गर्ल नेम इज नंदिनी एंड हर एज इज 21 years old। ठीक है भाई साहब, ऋषि एंड नंदिनी 1 year ago met on social media platform and they daily talk to each other. After few days they like to each other। लिख रहे हैं क्या, एक समय के बाद दोनों एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। And now their friendship has completed 1 year. And Rushi minds creates a strong feeling about Nandini. So Rushi proposed Nandini in this garden. ठीक है. But Nandini rejected his proposal. Then Nandini said, Rushi, I like you, but as a friend. Nandini said, I have a crush and he's an engineer and his annual package is 20 lakh rupees. So I will marry with him in future. So please forget me. ये स्टोरी क्या बता रही है आपको? यहाँ पर आपने प्रॉपरली अपने एथिक्स को मिस कर दिया। यहाँ पर एक आप बता रहे हैं कि लड़की जो है, लड़की यहाँ पर ये बताने की कोशिश करती है साहब कि मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ और मैं उस लड़के से इसलिए शादी करने वाली हूँ क्योंकि उसका एनुअल पैकेज 20 लाख रुपए का, 20 लाख का, इसलिए मैं उससे शादी करूंगी। तुम तो काम वाम करते नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो इस तरह की जब आप स्टोरीज बनाते हैं, यहाँ पर आप एक सोशल बिहेवियर, सोशल एथिक्स को क्रॉस करके बहुत आगे बढ़ गए। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आपने सही तरीके से इमर्ज नहीं करा। आप यहां पर अपनी एनालिसिस स्किल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपका मोटिव ही यहां पर बिल्कुल गलत है। आप क्या करना चाह रहे हैं? अब स्टोरी का ना तो एंडिंग सही था, ना तो इसकी शुरुआत सही, ना तो एक्शन सही। स्टोरी में समझ नहीं आ रहा है कि आपका प्रोटैगनिस्ट है कौन, हीरो कौन है, यहां पर ये समझ में नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा, आपको कभी भी इस तरह की स्टोरीज नहीं बनानी है जहां पर आप इन कॉमन एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज देखिए, एग्जामिनेशन टाइम पर या जब आप एसएसबी के अंदर आपको 30 सेकंड्स दिए जाते हैं तो कई बार हमारे माइंड में ख्याल आते हैं। हालांकि जब बच्चे ने स्टोरी लिखी है तो उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो अभी किस समय से गुजर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो क्लियरली यहां पर शो हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपके एज के अकॉर्डिंग ही आपको बिहेव करना होता है। आपकी स्टोरी की लाइन आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी का लेवल भी आपके अंदर होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपकी देखी जाती है। ना तो ना आप स्टोरी के अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग दिख रही है, ना कोई ओल क्यू दिख रहा है, ना तो यहाँ पर हमने देखा कि साहब ये स्टोरी सोशली एक्सेप्टेबल है। तो इन सारे पैरामीटर्स को, डायमेंशंस को ध्यान में रख के आपको स्टोरी बनानी है। अपनी स्टोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के चक्कर में बहुत कंफ्यूज मत हो जाएगा। बहुत सारे एक्शंस मत डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्शंस आप डालेंगे, उन एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए आपको और अदर एक्शंस डालने पड़ेंगे। आपकी स्टोरी जो है, इट शुड बी वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। आपके जो समस्या आप लेकर आते हैं वो समस्या ऐसी होनी चाहिए जो कि डेली लाइफ के अंदर कोई भी फेस कर सकता है, जो कि इस परिस्थिति के अंदर कोई भी फेस कर सकता है। तो छोटी सी बात है, आप अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो पीपीएनडीटी के अंदर कभी भी स्टोरी लिखने में आपको समस्या नहीं आएगी। और वो स्टार वाला फॉर्मूला याद रखना। ओके, आगे कुछ और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो ये कॉमन मिस्टेक्स कई बार एस्पिरेंट करते हैं। अनएक्सेप्टेबल एनालिटिकल स्किल, चीजों को एनालाइज करने की क्षमता सही तरीके से बच्चों के अंदर नहीं होती। कई बार चीजों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। उनकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी काफी कमजोर होती है। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंसी कमजोर कैसी है? पिक्चर के अंदर कुछ और शो किया जा रहा है, एक्शन के अंदर वो कुछ और ही एक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, चीजों को जबरदस्ती अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उस परिस्थिति को या उस सिचुएशन को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन को वैसे सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे आइडियाज आप लेके आ जाते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इससे आपकी एनालिटिकल, दैट मींस आपकी तर्क करने की क्षमता के ऊपर, आपकी चीजों को एनालाइज करने की क्षमता के ऊपर, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट हो जाता है। इसके बाद इन लॉजिकल अप्रोच, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक यहाँ पर एस्पिरेंट्स करते हैं कि उनका जो अप्रोच है पिक्चर को लेकर वो बड़ा इनलॉजिकल सा होता है। जैसे कि हम लोगों ने इस पिक्चर के अंदर देखा, जहां पर एस्पिरेंट क्या बोल रहा है, साहब मैं हिमालय में रहता हूं और मैं फ्रूट भी बेच रहा हूं, बट मैं क्या है, मैं खुश होने के लिए वहां पे चला जाता हूं।
तो अप्रोच कई बार बड़ा इनलॉजिकल सा होता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। इनलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी डिमिनिश है, आपको लाइफ में बहुत कम एक्सपोजर मिला है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपका लाइफ का एक्सपोजर बड़ा कम मिला है, दैट्स व्हाई आपका मेंटल डेवलपमेंट इतना हुआ है कि आप इससे बाहर नहीं सोच पा रहे, आपकी जो सोच है वो काफी संकीर्ण हो गई है। तो ये याद रखिएगा, इनलॉजिकल अप्रोचेस आपको बहुत फॉलो नहीं करने। थर्ड, नो कोहेरेंस इन दी सीक्वेंसेस, कोई कोहेरेंस ही नहीं बन रहा है। What lead into that situation, what is happening in the situation। और अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तीनों के बीच में कोई कोहेरेंस नहीं बन रहा है। मतलब ये होता है कि जब आप तीनों सिचुएशंस को लिखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये पॉइंट कई बार स्टूडेंट काफी मिस कर जाते हैं, कि जब आप तीनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज व्हाट लीड इनटू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट इज द कंक्लूजन, इनको जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। और एक कड़ी आपकी लॉजिकल होना चाहिए कि इस सिचुएशन से अगर आप इस सिचुएशन के ऊपर जंप कर रहे हो, देयर शुड बी अ लॉजिक। आपको एक लॉजिक के साथ जंप करना है, ये नहीं कि आप जंपिंग आप करते जा रहे हो, आपने एक सिचुएशन लिखा, उसके बाद आप जंप करके एक अनदर सिचुएशन के ऊपर पहुंच गए, इन बिटवीन उस परिस्थिति पे आप पहुंचे कैसे उसके बारे में आपने बताया नहीं। तो याद रखिएगा, एक कोहेरेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये एक सीक्वेंस के थ्रू आपने स्टोरी नहीं लिखा तो आपकी स्टोरी इनलॉजिकल लगने लगती है, लगता है कि कहीं से प्री कंसीव स्टोरी आप लिख कर रहे हैं। चलिए अब मैं दो स्टोरीज के बारे में बात करता हूं विच कैन बी द एक्सेप्टेबल स्टोरीज। आप इस पिक्चर को देखिएगा, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक बच्चा जो है या एस्पिरेंट जो है वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, सामने किताब खुली है और वो पढ़ाई कर रहा है। इसको लेकर एक एस्पिरेंट ने, ही इज अ सीडीएस एस्पिरेंट, वो स्टोरी बनाते हैं। प्रथम, a 24-year-old student was preparing for his civil service examination. Despite several failures, he remained determined to clear the examination. Each day he followed a strict study routine. Started early in the morning, he would read newspaper, make notes, and practical mock test. His perseverance paid off, and after a month of hard work, he successfully passed the exam. He was selected for the Indian Administration Services, and his dedication became an inspiration to other aspirants in his town. दिस इज द स्टोरी रिटन बाय सीडीएस एस्पिरेंट। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए जब आप इस स्टोरी को देख रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक एस्पिरेंट दिख रहा है। यहाँ पर सीधी बात है, एक एस्पिरेंट है जो कि एक टेबल कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, सामने किताब रखी है और वो पढ़ाई कर रहा है। पीपीएनडीटी के अंदर जब आप इस तरह के पिक्चर को देख रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो सही है। इस तरह के पिक्चर के अंदर जिस तरह की स्टोरी यहाँ पर लिखी जा रही, दैट इज एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने लायक है कि जब भी आप एक्शंस लिखते हैं, जो भी एक्शन आप लिखना चाहते हैं, आपको एक्शंस को पूरा पूरा नहीं लिखना होता, आपको अपने केवल एक्शंस को डिनोट करना है। जैसे ही वुड रीड न्यूज़पेपर, कॉमा, मेक नोट्स, कॉमा, एंड प्रैक्टिस स्मोक टेस्ट। वो जो भी एक्शन है उसको एक प्रॉपर लाइन के अंदर आपको नहीं लिखना कि आप अलग अलग पैराग्राफ के अंदर हर एक्शन को डिनोट करते जा रहे हैं। ये छोटी सी बात है, बट इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टोरी लिखें तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। बट इस पूरी स्टोरी के अंदर, स्टोरी देखने में अच्छी लग रही है, बट इस पूरी स्टोरी के अंदर एक कॉमन मिस्टेक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू, आप इस पिक्चर को, इस स्टोरी को देखिएगा, पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि वो कॉमन मिस्टेक बेसिकली है क्या, कौन सी कॉमन मिस्टेक यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम एक और स्टोरी के बारे में बात करिए। स्टोरी एक एनडी एस्पिरेंट के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय एन एनडी एस्पिरेंट। पिक्चर को आप देखते हैं, पिक्चर को आप देख रहे हैं, हाँ जी पिक्चर दिख रही है यहाँ पर। इसके बाद ये स्टोरी लिखते हैं, Vinay, a 25-year-old social worker, noticed that the village lacked awareness about the hygiene and sanitation, leading to frequent illness. He decided to organize an awareness campaign where he gathered the youth of the village to inform them about health practices like building proper toilets, ensuring clean drinking water, and maintaining cleanliness. Rahul and his team successfully convicted the villagers to adopt these practices, and over time the health condition in the village improved significantly. This is a good story. Yes, it's very good story. Is it acceptable story? Definitely it's an acceptable story, but there is a mistake in that story. इस स्टोरी के अंदर एक मिस्टेक है। अगर आप पिक्चर को सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, पिक्चर को सही तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरीके के कपड़े यहाँ पर पहने हुए हैं, इनका जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर के अलावा जो लोग नीचे बैठे, उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने, अब देखिए जितने भी नीचे बैठे हुए कैरेक्टर हैं और जो मेन कैरेक्टर है, उन्होंने टाई लगा के रखी है। टाई लगा के रखी है तो इट माइट बी दे आर द स्काउट गाइड कैडेट्स।
अब यहां पर एक छोटी सी डिटेल को एस्पिरेंट ने मिस करा है, अदरवाइज आप स्टोरी को देखेंगे तो इट इज द एक्सेप्टेबल स्टोरी। ये चीजें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए छोटी छोटी मिस्टेक वहां पर काफी मेजर रोल प्ले करती है, और अगली बार जब आप पीपीएनडीटी की स्टोरी लिखें तो एटलीस्ट आप इन मिस्टेक्स को मत कीजिएगा। अदरवाइज किस तरीके से आपको क्या फ्रिक्वेंस रखना है वो चीजें हम लोगों ने देख ली है। आपका अप्रोच लॉजिकल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन इज द की। इसके अलावा आपको आपकी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी पे ज्यादा ध्यान देना है, एसक्यू के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो ये जब भी आप अगली बार पीपीएनडीटी लिखते हैं तो आप उस तरीके से स्टोरी को लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप सभी के लिए, जितने भी एस्पिरेंट अभी ये वीडियो को देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन अ स्टोरी ऑन दैट पिक्चर। इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखने की कोशिश कीजिए। ये एक डायनेमिक पिक्चर है, एक डायनेमिक सिचुएशन है यहाँ पर, और इस सिचुएशन को देखने के बाद जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है उसी थॉट के ऊपर आप अपनी स्टोरी को लिखिएगा। जिन पॉइंट्स को मैंने आपको बताया है उन कॉमन मिस्टेक्स को मत कीजिएगा। उसके बाद आप अपनी एक स्टोरी लिखिए, आप नीचे कमेंट के अंदर स्टोरी लिखिएगा। एंड बिलीव मी, जब आप इन पॉइंट्स के साथ अपनी स्टोरी को लिखते हैं तो आपकी स्टोरी के एक्सेप्टेबल स्टोरी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और हमेशा याद रखना, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग स्टोरी, इट्स ओनली एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल स्टोरी। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हमने पीपीएनडीटी के बारे में बात करी है। बेसिकली आज हमने बात करी किस तरीके से पिक्चर की स्टोरी को लिखा जाता है। नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको नरेशन किस तरीके से करना है, नरेशन के समय क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। नरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मान के चलिए लगभग 40% वेटेज आपकी स्क्रीन इन होने में आपके नरेशन का होता है। तो हम नरेशन के बारे में बात करेंगे, जीडी के अंदर आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।